95% ट्रेडर्स के पास कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी नहीं होती है, इसलिए वो बार बार लॉस करते हैं। लेकिन जो 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के स्ट्रक्चर और स्पेशल लिक्विडिटी जोन्स लाइक सप्लाई एंड डिमांड, फेयर वैल्यू गैप्स और की लेवल्स का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ उन्हीं 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स की पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में जो 5% सक्सेसफुल ट्रेडर स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो यूजुअली बनी होती है दो चीजों से। पहला है मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा है इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स। क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो पता चल जाती है मार्केट के स्ट्रक्चर से, और कहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है, कहां से सबसे बड़ा मूव आ सकता है और हमें कहां पर एक्टिव रहना चाहिए, वो हमें पता चलता है मार्केट के इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन से। तो आज यहां पर हम इन दोनों को कंबाइन करके आपके लिए एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिस स्ट्रैटेजी को आप जितना बैक टेस्ट करोगे उतना सही रहेगा। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस स्ट्रैटेजी को पहले समझना है। मार्केट स्ट्रक्चर में जो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसको हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल। क्योंकि सबसे पहले हमें प्राइसेस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्या प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और कब ये अब नीचे जा सकते हैं, और उसके बाद क्या प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसके बाद ये ऊपर कब जा सकते हैं। दैट मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग के बाद हमें यहाँ पर मार्किंग ऑफ इम्पॉर्टेंट लेवल सीखना होगा। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन करके अप ट्रेंड में, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन है, लिक्विडिटी लेवल कौन है। इस तरीके से मल्टीपल सपोर्ट्स दिखते हैं, मल्टीपल लोज और मल्टीपल हाइज दिखते हैं, तो हमें उस वक्त कौन सा सपोर्ट मार्क करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो चीज भी हम यहाँ पर देखेंगे। और लिक्विडिटी के इंपॉर्टेंट जोन्स में सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं कि जो हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क की तो ये कब लिक्विडिटी जोन्स बनते हैं और कब मार्केट इन लिक्विडिटी जोन्स पे आ सकता है और हमें बड़े मोमेंट्स दिखा सकता है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स में फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस की बात करेंगे और इनको ट्रेड कैसे किया जाता है और इन सबको कंबाइन कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। और सबसे लास्ट चीज जो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन्स में देखेंगे वो होगा हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। दैट मीन्स इस स्ट्रैटेजी में हम कंबाइन करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के साथ। दैट मीन्स ट्रेंड रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को कंबाइन करेंगे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स के साथ, फेयर वैल्यू गैप्स के साथ और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के साथ। और इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे इनकी लिक्विडिटी लेवल्स के साथ, फेयर वैल्यू गैप्स के साथ और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के साथ। यानी कि अल्टीमेटली आप इस वीडियो को चार्ट रीडिंग वीडियो भी कह सकते हो और एक पावरफुल स्ट्रैटेजी वीडियो भी कह सकते हो। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहने वाली है और ये आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे विद मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल और इंपॉर्टेंट लेवल्स को मास्टर करेंगे। और ये मास्टर करने के बाद जब हम ये चीजें देखेंगे और इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें ट्रेड करना जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और हम किसी भी मार्केट को किसी भी दिन और किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने से। तो मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये एक बेसिक स्विंग याद रखनी है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर नीचे आया, इसको हम बेसिक अप ट्रेंड की स्विंग कहते हैं। और इसी के जैसी मल्टीपल स्विंग्स जब इसके साथ मिल जाती है इस तरीके से स्टेक बाय स्टेक, तो ये हमें एक अप ट्रेंड की क्रिएशन करके देता है। और इसी के साथ साथ ये जो स्विंग आप यहाँ पर देख रहे हो जिसमें प्राइस सीधे ही नीचे जा रहा है फिर ऊपर जाता है, इसको हम कहते हैं बेसिक डाउन ट्रेंड की स्विंग। और यही मल्टीपल स्विंग्स आपस में मिलकर एक डाउन ट्रेंड को जन्म देती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो अंडरस्टैंड करने लायक होती है वो है जब आपको दिखे कि ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और इस हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको पहले इस हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करना है एक लाइन से। तो यहाँ पर जब आपको दिखे कि नीचे से जब प्राइस आ रहा है और इस हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो उस वक्त हम कहते हैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इसको मार्क किया जाता है BOS से। ये चीज आप में से बहुत लोगों को पता होगी। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसी के साथ साथ हमने ऑलरेडी यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट को मार्क किया होता है और इसको हम अप ट्रेंड का सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि अप ट्रेंड में सपोर्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है
एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो सपोर्ट जैसे ही बना और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब मार्केट यहाँ से जब नीचे आएगा तो अब वो हायर लो बनाएगा, यानी कि ये लो बना और अब हायर लो बनेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी किसकी क्रिएशन हो चुकी है, हाई हायर हाई की। दैट मीन्स कि जब आपके पास अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है, हमें उस वक्त पता है कि मार्केट में बनने वाला है हायर हाई और उसी के साथ बनने वाला है हायर लो। तो मार्केट में सबसे पहले जो बनता है वो है हायर हाई। जैसे ही आपको दिखे प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पर हायर हाई बना दिया, अभी बना नहीं है, जस्ट कि प्रीवियस हाई तो टूट गया, अब तो कंफर्म है कि हायर हाई ही बनेगा। अब जब ये प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो वो कंफर्म हायर लो बनाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर लोज पे सपोर्ट को मार्क किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी को अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास मार्केट में सपोर्ट है, और यहाँ पर आप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना मुझसे कि ये कैसे ड्रॉ किया जाता है और किस सपोर्ट को एक्चुअल माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो इस लोवेस्ट पॉइंट से इस तक मैंने फिबोनाची मार्क किया और फिर मैंने ड्रॉ किया इस सपोर्ट को। फिलहाल आप इस फिबोनाची के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दिमाग में ही रखो कि मैंने क्या किया, मैं आपको ये आगे फिर से सिखाने वाला हूँ। अब मेरे पास ये जो सपोर्ट बना है, यानी कि ये यहाँ पर जो मैं स्विंग में बता रहा था, अब मेरे पास यहाँ पर हाई कौन सा पॉइंट है, तो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट था। अब जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट टूटा तो मुझे फिबोनाची लेना है, और इसके बाद जो भी अगला हाई किसी जगह बने, जैसे कि इसने यहाँ से पहले रेड कैंडल बनाना शुरू किया, लेकिन ये कम से कम जो है वो आपको याद रखना है कि 38% लेवल तक आना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं आया तो हाई वैलिड नहीं माना जाएगा, प्राइस और ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पर प्राइसेस रुके हैं और ये सिर्फ 23% लेवल तक आए हैं। दैट मीन्स ये स्विंग का हाई अभी भी वैलिड नहीं है, यहाँ से मार्केट का अगला सपोर्ट नहीं बन सकता। इसके बाद प्राइस और ऊपर जाता है और यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ तक पहुंचा, 61% लेवल तक। तो पिछले फिबोनाची के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था 23 से प्राइस ऊपर जा रहा है, वो वैलिड नहीं है, वो फेक मोमेंट होता है। 38% से तभी जाना चाहिए जब प्रीवियसली बड़े कैंडल्स हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कैंडल्स की फॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है वो 38% लेवल से रिज्यूम होता है। नॉर्मल ट्रेंड 50% 61% लेवल और इसके बीच में से रिज्यूम होते हैं, यानी कि यहाँ पर 50% लेवल तक। इसके नीचे अगर आ जाए फिर ऊपर जाए तो वहां पर बाई करना वैलिड नहीं होता, ये हमने समझा। तो यहाँ पर आप मार्क आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट नहीं है, यानी कि इस लेवल को यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट लेवल नहीं माना जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल कौन है, वो है ये लोवेस्ट पॉइंट, जहां से एक रिट्रेसमेंट या रियल मूव आया है। तो इससे आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको हल्का फुल्का फिबोनाची का यूज करना है। इसके बाद इसी लोवेस्ट पॉइंट को आपको लेना है, और जैसे ही ये हाई टूट गया, ये हाई टूटा, तो फिबोनाची अब आप एक्सटेंड कर सकते हो कि मेरा अगला सपोर्ट कहां पर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस यहां तक ऊपर गया, और इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ फिबोनाची को। उसके बाद आप देखो प्राइस नीचे आया, 38% से ऊपर जाने लगा, नहीं लेना है, ये सपोर्ट हो ही नहीं सकता। प्राइस हल्का सा फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाना है, बाई नहीं करना है, नहीं, क्योंकि ये वैलिड नहीं है। इसके बाद आप देखो ये सीधे ही आ गया 38% लेवल पे, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स भी बनी है। दैट मीन्स यहाँ से ये जैसे ही घूमेगा तो यहाँ पर लेना वैलिड होता है। तो ये आप यूज करे हो इस एक स्विंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि वही हाई वैलिड होगा और वही सपोर्ट वैलिड होगा जो इस 38% लेवल के नीचे या इस पे ही बनेगा, यानी कि यहाँ तक तो ये बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर बनेगा तो वो वैलिड नहीं होता है। और यहाँ पर आप देखो अगर मैं सपोर्ट मारो करूं तो मैं वो कहाँ करूंगा, मैं वो इस लोवेस्ट पॉइंट पे करूंगा, क्योंकि ये अब मेन लेवल है, ये सपोर्ट नहीं है। और अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो ये मैं यहाँ पर मार्क करूंगा। इनमें से जो यहाँ पर कुछ लोग मार्क करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, वो फिर देखते हैं कि सर ये यहाँ पर रेंज है, रेंज के नीचे आ गया, फिर वो सेल कर दे, तो ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। तो ये आप यहाँ पर इस बेसिक स्विंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फिर से देखें तो यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर जाना चालू किया, और सबसे पहले सेलिंग कहाँ पर आ गई, आप देखो यहाँ पर आई है। तो ये देखो प्राइस जब नीचे आया तो वो 38% जोन तक नहीं आया है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं। दैट मीन्स हमें वेट करना चाहिए था कि कम से कम यहाँ तक आए, और ये प्राइस नीचे आ गया यहाँ तक 23 तक, तो यहाँ से भी हम अपना सपोर्ट मार्क नहीं करते। फिर ये कंटिन्यूअसली ऊपर गया, तो यहाँ पर हम भी अपने फिबोनाची को ऊपर ले जाएंगे अप टू दिस हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि पहले यही बना था। तो यहाँ पर भी आप देखो ये 23% लेवल तक ही आया। दैट मीन्स ये भी हाई नहीं है हमारा,
और फिर यहाँ तक अगर हम टॉप पे मार्क करें तो सबसे पहले ये कहाँ पर आया था, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, तो ये सपोर्ट नहीं हो सकता। प्राइस यहाँ पर आया 38% लेवल पे, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पर इसको भी सपोर्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे यहाँ पर कोई बड़े बड़े कैंडल्स की फॉर्मेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। तो हम वेट कर सकते हैं, या और एक रूल है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इसके बाद आप देखो नीचे आया, प्राइस नीचे आया अप टू 61% लेवल, तो यहाँ से ये इसने फिर ऊपर का मोमेंट शुरू किया है। दैट मीन्स अब जो मेरे पास सपोर्ट है वो इस विक का लोवेस्ट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट्स बनाए और जो मार्केट में नॉर्मली ड्रॉ किया जाता है, आप जब मार्केट में आओगे तो आप इसको भी सपोर्ट कंसिडर करोगे, इसको भी सपोर्ट कंसिडर करते हो, इसको आप हाईएस्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस मानते हो, इसको भी सपोर्ट मानते हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर इलॉजिकल है और इनको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैंने आपको देखो सपोर्ट कैसे कहा, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब यहाँ पर रूल है कि हमने इन्हीं सपोर्ट्स को मार्क क्यों किया और हम इन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पर रूल आता है अब हमारे पास लिक्विडिटी का, क्योंकि जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेने आएगा वो इस लेवल की लिक्विडिटी नहीं लेगा, वो इस लेवल की लिक्विडिटी लेगा। अब जो आगे बनेगी उस लेवल की लिक्विडिटी लेगा। फिर से अगर मैं इसको और आगे के लिए ड्रॉ करूं, अब देखो फिबोनाची को ड्रॉ करने का फिर से रूल, यहाँ पर देखो मेरे पास ये पहले हाईएस्ट पॉइंट बना, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अब फिबोनाची को सिर्फ तभी ड्रॉ किया जा सकता है हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक होगा। अब ये हाईएस्ट पॉइंट कहां पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर हुआ, चाहे हल्का सा भी हो तो आप मार्क कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ तो इसके बाद प्राइसेस कहां पर आ गए, प्राइस जो है वो सीधे आ गया 61% लेवल पे, तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक और सपोर्ट बना है। अब हम इस सपोर्ट को भी मार्क करते हैं और हम अपने आगे के चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मैं बार बार हाईज और लोज को मार्क कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस होती है वो सपोर्ट की होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस या हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर वीक होता है, वो बार बार टूटता रहता है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने चार्ट पर मार्किंग कर सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल्स की, सपोर्ट की, रेजिस्टेंस की, लिक्विडिटी लेवल्स की। अब देखो यहाँ पर जो कंफ्यूजन फिर और कुछ होते हैं अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट से अब मैं फिबोनाची फिर से ड्रॉ करूंगा, कहां तक, यहाँ तक। यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट पॉइंट पहले यही बना था, लेकिन ये 23 पे आया, तो ऊपर जाएगा तो हम तो ट्रेड नहीं करेंगे, हमें वेट करना चाहिए। फिर ये इतना ऊपर गया, इतना ऊपर गया, तो बराबर यहाँ तक आ गया। देखो यहाँ पर आने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और ये नीचे आते आते सीधे ही इस 78% लेवल के भी नीचे आ गया। मैंने आपको क्या कहा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो वैलिड है, लेकिन इसने विक यहाँ तक बना दी, तो क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए अगर आप ये ऊपर जाएगा? तो आंसर है नहीं, नहीं कर सकते हम बाई, क्योंकि रूल क्या है, सिर्फ यहाँ तक हमें बाई करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है एज पर ट्रेंड ट्रेडिंग। तो यहाँ पर अगर हम इसको अब आगे देखें कि आगे क्या हुआ है, देखो सपोर्ट तो यही रहेगा, ये सपोर्ट अभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि नया मार्केट में सपोर्ट अभी बना नहीं है। अब देखो और इसी के साथ साथ ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हाईएस्ट पॉइंट भी आप देखो तो ब्रेक नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो इसने हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स हमें मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो यहाँ से आपको पता है कि जब भी हाई नया लगता है तो वहां से हम फिर सेल कर सकते हैं। तो ये सेल को हमने परफॉर्म किया था और अपने प्रीमियम टेलीग्राम में भी शेयर किया था। तो यहाँ पर आप देखो, ये अगर आपको ये फिबोनाची के कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं आ रहे हैं तो इस पे हमने प्रीवियस जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूल क्या रहेगा, मुझे लिक्विडिटी के लिए वेट करना चाहिए या जो भी हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा मुझे सेल करना है उससे। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हो जितना जितना ये चार्ट बड़ा कंसोलिडेशन में रहा तो हमारा व्यू तो कंफर्म ही है सेलिंग का, यहाँ से तो बाई नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट ने अभी सपोर्ट बनाया नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट ने ये हाई तो लगाया है, लेकिन आप देखो ये हाई कहाँ से लगा है, ये इस लोवेस्ट पॉइंट से लगा है जो 78% लेवल के नीचे है। तो ये हाई वैलिड नहीं हो सकता, इसको नहीं ले सकते। अब आप कहोगे कि सर क्या मुझे इस सपोर्ट को मार्क करना, तो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक ना अब इस लेवल की लिक्विडिटी खत्म होगी तब तक इनमें से सपोर्ट या जो भी हाई बनेगा वो वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे, आप देखो कॉन्सेप्ट्स कैसे देखने पड़ते हैं मार्केट में। अब देखो आगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट को तो इन बायर्स को ट्रैप करना ही था, मार्केट ने ट्रैप किया और फिर आप देखो मैंने आपको कहा जो भी आपको हाई दिखेगा हम उन हाई से हम सेल जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पर सेल पॉसिबल है, सेल पॉसिबल है, सेल पॉसिबल है, और आते आते ये कहाँ तक आ गया, प्रीवियस लिक्विडिटी लेवल के नीचे, और अब यहाँ से ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है।
तो लिक्विडिटी लेवल पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे बाय करते हैं, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक अब जो हमने देखा ये थी मार्केट की एक बेसिक स्विंग और कहाँ कितने तक इसको ड्रॉ किया जाता है। फिर से मैं एक बार ये रिपीट कर दूं, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, जब इसके ऊपर ये सीधे ही जाता रहेगा तो इस चीज को यहाँ पर हम कहते हैं, या इस हाई का ब्रेकआउट होगा तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद अब हमें पता है कि मार्केट जो है वो हायर लो लगाएगा। पिछले लो को आपको मार्क करना है। अब ये जो लो है, नया लो कहां पर बन सकता है, वो उसके लिए मैंने आपको कहा कि फिबोनाची का यूज करो। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद 23 पे आ रहे हैं और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं लेना है। 38 पे सिर्फ तभी ऊपर ये जाएगा और लेना चाहिए हमें जब प्रीवियस मूव फास्ट मूव होगा, बड़े बड़े कैंडल्स होंगे। नॉर्मली आपको 50% लेवल, 61% लेवल और इसके 50% जोन यानी कि यहां तक वेट करना चाहिए और उसके बाद हम फिर बाइंग करते हैं। और बाइंग में जो हमारा टारगेट होता है वो इस हाई के हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि हमें पता है जब भी यहां पर हायर लो लगेगा हमें अगला हायर हाई देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और इसी के साथ साथ सेलिंग का क्या रूल रहता है, अगर मार्केट इस 78% जोन तक आ जाए या इस 61% के इस 50% जोन को तोड़ दे, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा, जितना भी ये ऊपर जाएगा, तो इसके बाद जब भी हमें दिखे कि कोई हाई बन रहा है और ये हल्का सा नीचे आ रहा है तो वहां से हम सेलिंग कर सकते हैं प्रीवियस लेवल तक जो हमने मार्केट में ड्रॉ की है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेड कैसे करते हैं और इन प्राइसेस को कैसे देखा जाता है बेसिक प्राइस एक्शन या बेसिक ट्रेंड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंगली। बेसिक स्विंग्स का प्राइस एक्शन समझने के बाद या बेसिक स्विंग्स का मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे। जो भी पॉइंट्स रिवर्सल के वक्त आपको याद रखने हैं, कंटिन्यूएशन के वक्त याद रखने हैं, मेन लेवल कौन होगी वो याद रखने, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दें कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि हम अभी अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर से मार्केट जो है वो अब ऊपर जा रहा है। इतना मैं मार्केट बना देता हूं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आपको सबसे पहले जो है वो मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है और उनको ड्रॉ करना है। जैसे कि ये हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और इसके साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो नीचे की ये सपोर्ट लेवल है। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ये जो लेवल है इसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी आपको दिखे कि मार्केट में एक लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो टूट गया है, तब जो हमने पिछला सपोर्ट मार्क किया था वो एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करता है। यानी कि अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगा तो वो लिक्विडिटी लेके ही ऊपर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। यानी कि प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो आपने नॉर्मली सुना होगा इस तरीके से, इस लोएस्ट पॉइंट को तोड़ दिया तो यहाँ पर होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो वैलिड नहीं होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल है, जब तक ना लिक्विडिटी लेवल हमें सिग्नल दे दे कि मैं वैलिड नहीं हूं, तब तक आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को वैलिड नहीं मान सकते। यहां से आप सेल नहीं कर सकते। यहां से सिर्फ आपको बाई करना है जैसे ही इस लेवल के ये ऊपर जाए और आपका जो टारगेट होगा वो इस हाई के यहाँ पर ऊपर होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो वैलिड नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है जो कि दूसरा है, वो है कि हर एक हाईएस्ट पॉइंट का एक ही लोवेस्ट पॉइंट होता है। यानी कि एक हाई का एक लोवेस्ट पॉइंट होता है, बाकी जो भी कुछ होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस फिर से नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया और यहाँ से फिर यहाँ तक अभी प्राइस है। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। तो फिबोनाची लगाने के बाद हम देखेंगे क्या ये मूव सही अभी तक जा रहा है, क्या हम सपोर्ट को मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये 61% लेवल के 50% जोन में ही यानी कि वैलिड है। अब यहाँ पर मसला ये है कि कंटिन्यूएशन के लिए मुझे कौन से सपोर्ट को ड्रॉ करना होगा और इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट वैलिड है। सबसे पहले तो आपको हाईएस्ट पॉइंट को मार्क हमेशा करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको दिखे मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ब्लू कलर से जो ये लाइन है ये मैंने हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्क किया है और हाईएस्ट पॉइंट के साथ साथ मैंने आपको कहा ये जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको आप मार्क करो। दैट मीन्स ये मेरे पास अब सपोर्ट बना। अब यहाँ पर जो ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है या ये लोवेस्ट पॉइंट है या ये लोवेस्ट पॉइंट है, इनमें से आपको किसी भी जगह
मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये इनवैलिड है, क्योंकि जब तक ना पिछला हाई ब्रेक होगा तब तक और कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होता है। जैसे कि मोस्टली मैं देखता हूँ लोग मार्क करते हैं यहाँ पर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो नीचे इसने तोड़ दिया तो लोग मार्क करते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर डबल कंफर्मेशन के लिए वो कहते हैं कि ये लोवेस्ट पॉइंट भी टूट गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो ये दोनों चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये इनवैलिड है, क्योंकि अभी भी ये 61% जोन में ही है और यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होके अभी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मार्केट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा पहला पॉइंट कि जैसे कि मैंने आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, जैसे ही एक हाई का ब्रेकआउट होगा जो पिछला सपोर्ट होगा वो एज ए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल एक्ट करता है, और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता है, यहाँ से फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। मसला यहाँ पर है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड किस जगह बन जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स फिर मैं सम अप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा फिर से आप इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर मार्क करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क नहीं करोगे तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो यहाँ पर आप देखो सपोर्ट को सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, हाई तो टूट ही जाएगा बार बार। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कब वैलिड होता है, अब यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, आपको यहाँ पर बाई तो कंफर्म करना है, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये वैलिड नहीं है। फिर अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाए दोबारा नीचे आ जाए, इस वक्त जो ये नीचे आया है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ भी नहीं है, लेकिन दोबारा नीचे आ जाए, आपको इस लोवेस्ट पॉइंट के ब्रेक का वेट नहीं करना है। ये ब्रेक हो गया दैट मीन्स कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि लिक्विडिटी लेवल पे दोबारा प्राइस तभी आते हैं जब इसको ट्रेंड रिवर्स करना होता है। अब आपको ट्रेड कहाँ करना है, आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं प्राइस दोबारा ऊपर जाए, जैसे ही लोअर हाई लगाए। लोअर हाई यहाँ पर अब मतलब नहीं होगा कि इससे नीचे, ये यहाँ पर भी लोअर हाई हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन हाई यही है, ना तो ये हाई वैलिड है ना तो ये हाई वैलिड है। तो जहां पर भी आपको इससे लोअर हाई दिखे वहां से अब आप सेल कर सकते हो। तो ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर जो वो वैलिड होता है। तो 3 ही पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको सिखाए, तीनों पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठा लेने हैं डिटेल्ड मार्केट स्ट्रक्चर में। सबसे पहले जब एक हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो पिछला पॉइंट जो है या पिछला सपोर्ट जो है वो एज ए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल एक्ट करता है। तो वो सपोर्ट की तरह अब एक्ट नहीं करता। सपोर्ट मीन्स कि अगर आप प्राइस यहाँ नीचे आ जाए और यहाँ से अगर ये ऊपर जाना चालू करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको इसके ब्रेक का वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। और जो हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखा वो है जब आपको दिखे कि प्रीवियस लेवल टूट गई है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता है, जब तक ना ये दोबारा उसको तोड़ दे फिर हम उसकी वैलिडिटी यहाँ पर मानते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि एक हाई का एक ही लोवेस्ट पॉइंट होता है, बाकी जो भी किस्सा है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए उसमें से कुछ भी वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसी को अपने लाइव चार्ट पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है और ये नीचे का सपोर्ट है जो कि हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए जैसे कि मैंने आपको बार बार समझा फिब का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट टूटा था वो ये जगह है, तो ये 23 तक आया है तो वैलिड नहीं है। फिर यहाँ तक गया 23 तक भी बराबर नहीं आया तो वैलिड नहीं है। फिर आप देखिए ये ऊपर टॉप तक आया है और टॉप तक आने के बाद आप देखो सबसे पहले इसने रिट्रेस किया और ये आ गया 23 और 38 के बीच में, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो वैलिड नहीं है। फिर से ये नीचे आ गया तो यहाँ पर आप देखो ये 50% लेवल पे आ गया, तो यहाँ से फिर अब ये ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ पर आप देखो बार बार ये एक रेंज बना रहा है। अब देखो नॉर्मल सिचुएशंस में जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर सिखाया, तो आपको क्या करना है, इस लेवल को एज ए हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना और इस पॉइंट को एज ए लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है और ये हमारे पास एक स्विंग बन गई। अब ये स्विंग कहाँ से आ रही है, यहाँ से आप देखो प्राइस ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, तो ये हमारे पास एक स्विंग है जिसको मैं आपको इस तरीके से समझाता रहता हूँ। ये नहीं है कि ये इस तरीके से गया तो ये वैलिड नहीं है, नहीं। अब देखो इनमें से कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो इनको हम एज ए प्लेन मूव मानते हैं कि ये सीधे ऊपर गया और ये सीधे नीचे आया है। तो इस बात को अब कॉम्प्लिकेट कैसे बनाते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, तो वो यहाँ पर आप नोटिस करो। अब देखो जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तो आप इसको सपोर्ट मानोगे और जब ये टूट जाए आप कहोगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और ये सेल है। जैसे ही आप सेल करोगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
फिर दोबारा ये हल्का सा रेंज आपको दिखेगा कि रेंज टूट गई तो आप सेल करोगे, रेंज के ऊपर जाएगा बाय करोगे, जो कि कोई भी वैलिड ट्रेड नहीं है। फिर से आपने देखा और जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है उनसे आपने देखा कि हमारा ट्रेड यहाँ पर वैलिड बन रहा है और यहाँ पर हम अब एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर और देखने के लिए कि मेन एंट्री कहाँ पर ली जाती है या एंट्री पॉइंट कौन सा होता है, उसके लिए यहाँ पर मैंने फेब फिर से ड्रॉ किया और यहाँ पर आप ध्यान दो जैसे कि यहाँ पर ये 50% लेवल तक आ गया, तो आपकी एंट्री तभी बनेगी जब ये नेक्स्ट लेवल जो इससे आगे है उसका ब्रेकआउट कर दे। जैसे कि 50 का 38% लेवल है तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका जो है ट्रेड बन जाता है। तो ट्रेड लेने का यहाँ पर लॉजिक तो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड चिपकाया और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा या जो रिसेंट कैंडल होगा उसके लो के नीचे होगा और आपका टारगेट जो रिसेंट हाई है उसके हल्का सा ऊपर आपका टारगेट होता है। फिर आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ तक तो मेरा आ गया कि यहाँ पर नीचे अब मेरा सपोर्ट है और अब आगे फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए देखो मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन है, देखो ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट ये है जहां से ये नीचे गिरना शुरू हुआ है और यहाँ पर आप देखो बड़े बड़े कैंडल्स है। तो मैंने आपको क्या कहा, बड़े कैंडल्स होंगे तो 38% जोन से आएगा ऊपर, तो नीचे मैं यहाँ पर सपोर्ट मार्क करूंगा। जैसे ही हाई का ब्रेकआउट होगा हमारा टारगेट मीट होगा और ट्रेड लेने के लिए हमें 23% के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अब फिर बाद में आपके क्वेश्चन रहते हैं कि सर टाइम फ्रेम बताओ, टाइम फ्रेम बताओ। तो मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारे पास 1H 4H और 1 डे जो है ये डिसाइडर टाइम फ्रेम्स होते हैं, ये ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, लेवल्स को डिसाइड करते हैं। बाकी 15 मिनट्स 5 मिनट्स और 1 मिनट जो है ये फॉलोवर टाइम फ्रेम है। इन पे हम क्या ट्रेड करते हैं, देखो प्राइस ऊपर गया नीचे आया तो यहां से हम बाय करेंगे इन डिसाइडर टाइम फ्रेम्स पे। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें पता है जैसे ही हायर हाई लगेगा ये पहले नीचे आएगा रिट्रेसमेंट देने के लिए, तो उस रिट्रेसमेंट को हम लोअर टाइम फ्रेम्स में स्कैल्पिंग की हेल्प से ट्रेड करते हैं, फिर नीचे बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से बाय करते हैं। तो अगर आप उस पे भी वीडियो चाहते हैं कि इन लोअर टाइम फ्रेम्स पे हम ये डिसाइडिंग ट्रेड्स कैसे करते हैं, ट्रेंड वाले जो पुल बैक, ट्रेंड का जो पुल बैक होता है उसको हम स्कैल्पिंग में कैसे लेते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। फिर आप जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला अभी हम देख रहे थे, आप देखो यहाँ पर फिर से ये सपोर्ट हमारा बना। अब मैं फिर से फिबोनाची ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो अगला सपोर्ट है वो यहाँ पर कहीं बना है, तो इसको मैं लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, तो ये बन गया मेरा। अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट पॉइंट तो टूट गया। अब फिर से मैं जब इसको ड्रॉ करूंगा तो आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया था बाय और सेल के लिए, प्राइस ऊपर गया, हाई लगाया, नीचे आया, देखो ये 78% तक आ गया। मैंने क्या कहा, जितना अब ये ऊपर जाएगा वहां से हम सेल करेंगे। ये ऊपर गया तो यहाँ से सेल लेना जो है वो वैलिड है। अब नीचे आ गया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया जिसको हम कहते हैं फिर CHOCH, पता नहीं कितना लंबा नाम है, तो मैं सिंपल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको भी कह देता हूँ। तो यहाँ पर जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिख रहा है तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये लिक्विडिटी लेवल है और खासकर इसको तो मैं मार्क करना भी सही नहीं समझता हूँ, और आप इसको भी मार्क कर देते हो, फिर कहते हो कि सर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, फिर ये हुआ था, मैंने सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पर। अब लिक्विडिटी लेवल पे आ गया तो मैंने आपको कहा इससे ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना है और आपका टारगेट इस हाई के ऊपर है। और आप देखो ये वाले जो ट्रेड्स होते हैं वो सबसे बड़े ट्रेड्स बनते हैं। अब देखो यहाँ तक मेरा तकरीबन टारगेट है और जो ये ट्रेड है तकरीबन 1:9 1:10 के बनते हैं, और फिर ये इससे भी कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, फिर से सपोर्ट बनाया है, तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर से मैं आपको भी एक बार याद दिला दूं, ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट अभी भी यही है। ये यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, सिर्फ ये है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। तो इनकी वैलिडिटी समझने के लिए मैं होप करता हूं कि ये एडवांस का आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, लिक्विडिटी के साथ कैसे ट्रेड करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। अब 5% ट्रेडर स्ट्रैटेजी में जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक टू एडवांस समझा, इसके लिए आपको हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस भी देखनी होगी अगर आप कुछ ज़्यादा ही बेसिक लेवल के ट्रेडर हो, क्योंकि वहां पर हर एक पॉइंट जो है वो हमने डिटेल में बोला है और वो आप अंडरस्टैंड वहां पर कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आया और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए, अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट जोड़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर देखो, ये फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस आपके लिए तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको इन तीन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स डिटेल में नहीं होंगे, और सिमिलरली सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए भी वैलिड होता है कि ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर और बेसिक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस की ही बात करेंगे। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है अपसाइड या डाउन साइड में, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको अप ट्रेंड में दिखे
तब आपको कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है और कैंडल नंबर 3 का आपको लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है, और उन दोनों के बीच में जो गैप बचेगी उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस, यहाँ पर ये कैंडल नंबर 1 का हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मैंने टॉप पॉइंट मार्क किया प्राइस का, और इसको मैं स्ट्रेच करूंगा अप टू कैंडल नंबर 3 का लो। तो यहाँ पर जो ये बीच में गैप बची है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में जब भी आपको दिखे कि प्राइस आ रहा है इसके बीच में फिर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। इसको टच करेगा तब ऊपर जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। इसके लिए भी हमारा पूरा फेयर वैल्यू गैप्स का वीडियो पड़ा है, तो वो आप देख सकते हो। और इम्बैलेंसेस की बात करें तो प्राइस जब आपको दिखे कि पूरा नीचे आ रहा है इस फेयर वैल्यू गैप से और नीचे आ रहा है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ से ऊपर जाएगा फिर इसका ब्रेकआउट कर देगा तो यहाँ पर भी वैलिड होता है बाई करना, इसको इम्बैलेंस कहते हैं। यानी कि जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आएगा फिर ऊपर जाएगा तो वो फेयर वैल्यू गैप की ही तरह एक्ट करती है, और अगर ये इसको पूरी लिक्विडिटी लेगा तो फिर ऊपर जाएगा तो वो उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। तो और इम्बैलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा वैलिड होता है। इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप जो है वो सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही काम करती है। अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ अप ट्रेंड की ही फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करनी होगी या अप ट्रेंड का ही इम्बैलेंस ट्रेड करना होगा। आप डाउन मूव का वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते और ना ही वो वैलिड होगा। और इसके साथ साथ और एक चीज, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस जो है ये लिक्विडिटी लेवल्स है, तो लिक्विडिटी लेवल्स जो है वो तभी ज्यादातर काम करती है जब वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चले, ना कि ट्रेंड रिवर्सल में। तो ये चीज आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आ रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये हाईली कंफर्मेटरी ट्रेड है, लेकिन इसके नीचे जा रहा है तो आप समझते हो कि लिक्विडिटी फेल हो गई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो हम सेल कर देंगे। वो चीज़ें वैलिड नहीं है जब तक ना आपको मार्केट स्ट्रक्चर ये चीज़ बोले और फिबोनाची की लेवल्स कंफर्म करके दे दे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके बाद आती है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की बात करें तो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जाएगा, किसी जगह अगर एग्रेसिव मूव होगा, अप साइड का मूव या डाउन साइड का मूव। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो इस तरीके के कैंडल्स आपने सीखे होंगे कि यहाँ से एक एग्रेसिव मूव ऊपर गया है, जो इसके सामने रेड कैंडल होगा, इसको पूरा मार्क करो, फिर ये हो गया हमारा डिमांड जोन। और सप्लाई जोन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मली दिखाया जाता है कि प्राइस नीचे गया है, एग्रेसिव मूव है, उससे पहले जो ग्रीन कैंडल होगा उसको मार्क करो, फिर उसको आगे की तरफ स्ट्रेच करो, तो वो आपका सप्लाई जोन होगा। तो देखो मार्किंग तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन क्या इसको इस तरीके से ट्रेड करना वैलिड है? तो आंसर है नहीं। रैंडमली किसी भी जगह बनेगा ये सप्लाई एंड डिमांड जोन तो वो वैलिड नहीं होगा। देखो मार्किंग इसी तरीके से होती है। फिर से मैं आपको सिखाता हूं कि मार्क कैसे करते हैं इस डिमांड जोन को। जब आपको दिखे कि एक एग्रेसिव कैंडल्स का मोमेंट है, 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल, तो उससे पहले जो आपके पास ग्रीन कैंडल होगा उसको आपको मार्क करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा कैंडल क्यों ना हो। तो ग्रीन कैंडल से यहाँ पर आप देख सकते हो ये एग्रेसिव ग्रीन कैंडल्स है, उससे पहले एक रेड कैंडल है, तो इस पूरे रेड कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ और इसको जोन की तरह स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये मेरे पास डिमांड जोन है। अभी मैं ड्राइंग सिखा रहा हूँ, ये वैलिड डिमांड जोन नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये लगेगा कि ये वैलिड है सर, यहाँ पर तो ये हुआ है वो हुआ है, तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मैं आपको अभी फिबोनाची के किस्से से भी ये सिखा दूंगा। और सिमिलरली सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए जब आपको दिखे कि एग्रेसिव रेड कैंडल्स का मोमेंट आया है 2-3, उससे पहले जो ग्रीन कैंडल होगा उसको मार्क किया जाता है। जैसे कि इस केस में देखो कि ये है ग्रीन कैंडल, जिसके बाद एग्रेसिव रेड कैंडल्स का मोमेंट आया, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में वैलिड है इस तरीके से ड्रॉ करना? तो वैलिडिटी तो है, ड्रॉ तो इसी तरीके से करना है, लेकिन ट्रेड रैंडमली नहीं करना है। मैं यहाँ पर आपको ये ट्रेड कैसे करते हैं वो सिखाने आया हूँ। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दो। और एक चीज जो मैं बोलना भूल गया कि अगर आपको दिख रहा है कि एग्रेसिव मूव से पहले एक छोटी मोटी कंसोलिडेशन है, उस वक्त कंसोलिडेशन को मार्क किया जाता है एज ए डिमांड जोन। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एग्रेसिव कैंडल्स बने हैं, उससे पहले एक कंसोलिडेशन है यहाँ पर, तो इसको हम एज ए डिमांड जोन यहाँ पर मान सकते हैं। तो इसको भी आ सकते हैं। अब मसला आता है ये क्या वैलिड है, कैसे इसको ट्रेड करना है, कौन सा डिमांड जोन वैलिड है और कौन सा सप्लाई जोन वैलिड है या कौन से वैलिड नहीं है। तो फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूं और आपको मैं यही पर समझा देता हूं जो मेरे सामने चार्ट है। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर जो इक्वेशन में होना ही होना चाहिए, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखो प्राइस का लोवेस्ट पॉइंट था जो अभी हमने मार्क किया था, और इसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया और सीधे ही कहाँ तक आ गया, 68% जोन तक। तो यहाँ पर डिमांड जोन बनेगा
वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड डिमांड जोन है। इसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं वहां और दोबारा उसी जगह वापस आ रहे हैं, फिर आप बाई करोगे डिमांड जोन से? आंसर है नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एज कंपेयर टू यही जोन अगर इन लेवल्स के बीच में बनता तो वो वैलिड है, ये आप याद रखो। यहाँ पर वैलिड नहीं है। और सप्लाई जोन क्या ये वैलिड है? नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड में बना है, यानी कि हायर, ये हाई था फिर ये लोअर हाई था। यहाँ पर हम पहले ही सेल कर देते हैं फिबोनाची के कॉन्सेप्ट से, लेकिन दोबारा यहाँ से सेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% से भी कम होती है। तो इस तरीके से ट्रेड करना वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर अब फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जो कि मैंने आपको अभी लिक्विडिटी का ट्रेड सिखाया, फिर ये ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे फिर से फिबोनाची ड्रॉ करना है इस पॉइंट से लेकर इस टॉप पॉइंट तक। लोएस्ट पॉइंट नहीं ड्रॉ करना है आपको, जब लिक्विडिटी हो तब आपको लोएस्ट पॉइंट ड्रॉ नहीं करना है, जो पिछला सपोर्ट है वहां से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर अब इसने एक एग्रेसिव मूव दिया है और यहाँ पर मैं एज ए डिमांड जोन इसको मार्क कर सकता हूँ। अब देखो आप डिमांड जोन मार्क यहाँ पर करो ना करो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स अगर आपको ट्रेड करने हैं तो ये सिमिलर काम करते हैं लिक्विडिटी की तरह, जो कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के लेवल्स होते हैं, रैंडमली काम नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक एग्रेसिव मूव है, आप सप्लाई जोन मार्क करते तो ट्रैप हो जाते, नहीं है वैलिड। इसके बाद आप देखो यहाँ पर भी एक एग्रेसिव मूव है, लेकिन यहाँ पर तो हम ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर सकते हैं जो कि 38% लेवल है। तो यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिमांड जोन की जरूरत कहाँ है? देखो यहाँ से टॉप तक गया है ये, तो यहाँ पर डिमांड जोन की जरूरत कहाँ पर? आप देखो एग्रेसिव मूव के सामने एक यहाँ पर बना है ये कंसोलिडेशन, तो इस कंसोलिडेशन को आप मार्क कर सकते हो। तो लिक्विडिटी के नीचे गया आप देखो, और ये इन 38%, 50% और 61% लेवल के बीच में ही है। तो यहाँ पर इसको ट्रेड करना 100% वैलिड बन जाता है। इसके नीचे होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। जैसे कि आप देखो अगर मैं यहाँ पर डिमांड जोन को मार्क करूंगा तो मेरे पास ये डिमांड जोन आएगा, क्योंकि इसके बाद एग्रेसिव मूव आया है। लेकिन आप देखो ये 78% के बिल्कुल नीचे है और इसके नीचे यहाँ पर एक लिक्विडिटी की लेवल है। तो प्राइस हमेशा ट्राई करेगा, इसको तोड़ेगा, ऊपर जाएगा और इसको बायर्स को ट्रेप करेगा, फिर नीचे जाएगा और मेन लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है। अब देखो रियल ट्रेडिंग जो है वो बोरिंग होती है। जो वो आप देखते हो कि यहाँ से ऊपर गया, वहां से नीचे गया, पता नहीं जमीन फाड़ दिया, आसमान चीर दिया, वो ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग में पेशेंस लगता है, कभी कभार आपके ट्रेड नहीं बन सकते, कभी कभार बन सकते हैं, तो पेशेंस दिखानी पड़ती है। तो रैंडम कॉन्सेप्ट के साथ जो आप इससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड करते थे विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्विंग्स, तो वो बिल्कुल गलत था। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम फेयर वैल्यू गैप्स की भी कॉन्सेप्ट्स देखें, जैसे कि आप देखो यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट हो गया और टेम्परेरी आप मान सकते हो कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अब देखो प्राइसेस ने क्या किया, प्राइसेस इस स्विंग से जो है वो ऊपर गए। अब मैं इसको फिबोनाची से मार्क करूंगा, क्या यहाँ तक ये आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। अब देखो मेरा लोवेस्ट पॉइंट ये है, ये मेरे पास एक सपोर्ट बना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला है यहाँ पर, तो इस सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया। ये देखो ये बना है 50% के आसपास, यानी कि 61% लेवल वो 78% के 50% में बना है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया अभी तो ये वैलिड है, लेकिन फिर हमें उतना बड़ा मोमेंट ना मिलके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो इससे इश्यू नहीं है। इसके आगे आप देखो, क्योंकि मैंने आपको यही चीज़ इससे पीछे भी सिखाया कि ये जो यहाँ से ऊपर गया है यहाँ से सेल करना ही बेहतर है जितना लो पे बनेगा। अब यहाँ पर फिबोनाची के कॉन्सेप्ट जो है वो उल्टे तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने डाउन ट्रेंड में सीखी है पिछले वीडियोस में, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो जैसे कि यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप मिल रही है और फेयर वैल्यू गैप के ये सीधे ऊपर गया। अब यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप ने काम क्यों नहीं किया? इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो ये डाउन ट्रेंड की फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा यहाँ पर। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इस वक्त, क्योंकि मेन स्ट्रक्चर देखो कहाँ पर है। मेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये लोवेस्ट पॉइंट नहीं क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है, तो ये लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये इस तरीके से काम नहीं करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर में। हाँ आप छोटे मोटे प्राइस एक्शन के लिए या छोटे मोटे उन स्कैल्प्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली वैलिड नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। और इस पे अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो तो लंबी हो रही है, तो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए
कि सर इस स्ट्रैटेजी को और एक्सप्लेन करो और डिटेल में समझाओ, या अगर आप मेन स्ट्रक्चर को ही डिटेल में समझना चाहते हो, क्योंकि मोस्ट लोगों के तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पता नहीं क्या क्या याद रखा होता है, लेकिन गलत तरीके से ड्रॉ करते हो और उनकी मार्किंग भी सही नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाऊं जिनसे आपको बेनिफिट हो जाए और आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। साथ ही में आप हमारी चैनल की मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं 5-10 मिनट के, वो वहां पर आज से अपलोड किए जाएंगे और आपको वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ साथ आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।